Shri M. Nivasalu Reddy ji, question number 122. Post is about 2,514 kilometers of length is there, sir, comprises of 4 states passing through. Sir, the fishermen now having lot of problems there in that area, sir. I would request to know through you, the Honorable Minister, to have a common policy, sir. The financial package, whatever is being given is 4,500, out of that 1,500 has to be plowed back. So altogether they'll get only 3,000 rupees, sir, per annum. Whereas, in our Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister, Jagan Mohan Reddy Garu, has given, YSR Matchakara Bharosa about 10,000 rupees per annum, sir. Sir, now, the fish traders, will try to, knock away the thing. So I would request you, sir, through you, sir, to resolve the issue, sir. Thank you. Sir, the fish banning period is East Coast and Western Coastal. So Western Coast is some period they are following, and Eastern Coast is somewhere they are following. Sir, this amount we are giving, it is not for a compensation, sir. It is a support for the fishermen, those who are not going to the sea while the time of the ban period. Sir, the ban period is not applicable for the traditional fishermen. So those who are having traditional boat, within the territorial water, the fishermen can go and can do the business and they can catch the fish. There is no ban, sir. It is the government of India is giving additional support to the fishermen, sir. मेरा क्वेश्चन जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित है। तो मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान जो हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड से बहुत ही बेनिफिशियल है, खुश है, लेकिन उनकी एक मांग है कि जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के समय बैंक द्वारा एक 12 सालाना डॉक्यूमेंट को जांच करने के लिए एडवोकेट को नियुक्त किया जाता है, जिसकी फीस भी ये किसानों को देना पड़ता है, जिसे वो बंद कराना चाहते हैं और इसे ऑनलाइन करने के लिए मांग है। इसके अलावा किसानों का कहना है कि लोकल बैंक जो नो ड्यूज लेने का कहा जाता है, इसमें विजिट चार्ज, प्रोसेसिंग फी और फाइल चार्जेस किए जाते हैं, उसे समाप्त किया जाए, किसानों से एफिडेविट किया जाए। ये मेरी मंत्री जी से यही कहना है कि हमारे जो क्षेत्र के किसान हैं उनके सुझाव के ऊपर जरा ध्यान दें। माननीय सभापति महोदय जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए जब प्रारंभ की, क्योंकि पहले किसान जो सेठ साहूकारों से अधिक ब्याज पर पैसे लेते थे, लेकिन ये योजना जब से शुरू हुई है तो ब्याज छूट के आधार पर योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसान से 4% ब्याज वसूल किया जाता है। और उसमें वो किसान जो छोटे किसान हैं उनके लिए भी है, जिसमें 1,60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज भी नहीं देना पड़ता। और इसलिए इनके सुविधा की दृष्टि से RBI की गाइडलाइन के अनुसार उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि ऐसे किसानों से जो शुल्क वसूला किया जाता है, एक समय पहले किसानों से शुल्क वसूल होता था, लेकिन अब वो शुल्क वसूली खत्म कर दी गई है। अब किसान से किसी प्रकार का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है। और दूसरा रही बात ऑनलाइन की बात की है, तो ऑनलाइन के अंदर भी जो नए किसान हैं, उन नए किसानों को अगर अपनी फाइल सबमिट करनी है तो उसके लिए उसको वो अगर अपने ई-मित्र या जो सेंटर है जहाँ पर जाकर वो अगर करवाते हैं तो उनसे डायरेक्ट ऑनलाइन भी फॉर्म भर के और वो सबमिट कर सकता है, जिससे कि बैंक के पास वो फॉर्म पहुँच जाएगा और उसको कहीं चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है और किसान को उसकी KCC भी नई किसानों को KCC मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के समय में हर दृष्टि से किसानों के लिए इस तरह से सपोर्ट के लिए सरकार है वो तैयार है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके अंदर KCC के अंदर पहले किसान था, लेकिन अब किसान के साथ में पशुपालक भी है और फिशरीज जो है, जो फिशरमैन है, उनको भी इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसके साथ ही उनके लिए जो ये सुविधा की है, जिसकी वजह से किसानों की संख्या बढ़ी है। और विशेषकर हमने इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया और इस कोरोना के पीरियड के अंदर भी हमने लगभग 3 करोड़ से अधिक किसानों को इस नई जो KCC के साथ में जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूँगा
कि आपके क्षेत्र के अंदर भी इस तरह से विशेष जो अभियान चलाकर केसीसी के अंदर जोड़ा गया है। श्रीमती जसकौर मीणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से कृषकों की आय दोगुना करने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान की आय को वृद्धि करने के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ जोड़कर कृषि योजनाओं का लाभ दिए जाने की कोई योजना है? यदि है तो राजस्थान में कितने भूमिहीन किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया है? माननीय सभापति जी, जैसा कि भूमिहीन किसानों को एफपीओ के साथ में जोड़ने की बात है, एफपीओ के अंदर ऐसे जो भूमिहीन किसान हैं उनको भी इसके अंदर किसान वो उसका सदस्य बन सकता है और इसके साथ ही उसके ये गाइडलाइन में है कि वो उसका जो भूमि मालिक है उसका उसके पास में वो होना चाहिए कि उसकी एग्रीमेंट है वो होना अनिवार्य है। और इसके साथ ही इसके अलावा भी जो भूमिहीन किसान है वो किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर भी उसके लाभ ले सकता है और फसल बीमा योजना के अंदर भी वो अगर उसका एग्रीमेंट किसानों के साथ में जिसका जो जमीन का मालिक है उसके साथ है तो फसल बीमा योजना से भी जोड़ा गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उससे भी वो अपना इस योजना से लाभ ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर भूमिहीन किसानों के लिए भी लगातार सरकार के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि हालांकि वो लैंड है वो किसान के, लेकिन उनका जो एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट के आधार पर उनको इस योजना के साथ में जोड़ा हुआ है। और एफपीओ के अंदर जैसा माननीय सदस्य ने कहा है तो एफपीओ से वो उसका अगर अपनी शुल्क जमा कराता है तो उसको उसके सदस्य बनाया जाता है और उसका आने वाले समय में एफपीओ के अंदर उस किसान को लाभ होता है। नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इन क्वेश्चन आवर। ऑनरेबल मेंबर प्लीज सिट डाउन। भर्तृहरि मेहताब जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना is a very progressive program which started since 1998 and repeatedly it has undergone many avatars. But my question here is the present Fasal Bima Yojana, especially during Kharif season, a person can insure his crop up to 31st August of that year. For paddy, most of the crop plantation takes place till 15th of September or little later than that. My question here is the government considering of extending the insurance of paddy crop of Kharif season till end of September? माननीय सभापति जी, फसल बीमा योजना मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि नई फसल जो बीमा योजना बनी है उसमें किसानों के विशेषकर जो पहले 50% के ऊपर उनको क्लेम मिलता था अब 33% के ऊपर क्लेम मिलना प्रारंभ हुआ और इसके साथ ही जो 1 हेक्टेयर तक जो मिलता था उसकी जगह पर अब 2 हेक्टेयर तक किसान को उसका क्लेम है वो मिलता है। और रही बात जैसा कि माननीय सदस्य ने 31 अगस्त तक की गाइडलाइन का कहा है तो उसके अंदर जैसा कि राज्य से कोई प्रपोजल या ऐसी बात आती है तो उस समय पर समय का आगे पीछे करने का होता है तो निश्चित रूप से भारत सरकार है वो संवेदनशील रही है किसानों के प्रति। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी आवश्यकता हो तो राज्य सरकार के प्रपोजल के ऊपर भारत सरकार विचार करती है। जी, क्वेश्चन नंबर 124 श्री चंद्रशेखर साहू जी। सर, ऐसे तो जो आंसर्स है ये माननीय मंत्री जी ने और मिनिस्ट्री ने अति विस्तार से दिया है। मेरे ख्याल से जो जितना भी मेरा क्वेश्चन था सबका उत्तर भी है, लेकिन मैं थोड़ा पूछ रहा था कि ओडिशा स्पेसिफिक में जो पूछा था ओडिशा स्पेसिफिक इसमें नहीं है। तो सर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर regarding the details of modernization, strengthening of forensic capabilities so far taken in the country, particularly in Odisha, sir. During the last 3 years, the extent to which time taken for completion of forensic investigations reduced after such modernization and strengthening. So I want to know, sir, from the specific regarding Odisha, sir. Please, मंत्री। माननीय सभापति जी, जैसा
माननीय सांसद ने जानना चाहा है, साइबर स्पेस बहुत तेजी से बढ़ा है और साइबर स्पेस की उपलब्धता के कारण अपराधियों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी के साथ साथ हमने फोरेंसिक लैबों को उससे जोड़ा है और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी को भी बनाया है, निदेशालय को बना करके उन पर हम लोग नज़र रखने का काम भी करते हैं। इसके अलावा अगर आप उड़ीसा की बात करेंगे तो हमारी जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस की लैब है उसमें कोलकाता जो है वो उड़ीसा से जुड़ा हुआ है और स्टेट्स की अपनी भी लैब है। लेकिन जहां तक मॉडर्नाइजेशन की बात है, हमारी सरकार लगातार मॉडर्नाइजेशन का काम कर रही है। हमने अभी कलकत्ता के लिए, जिससे उड़ीसा जुड़ा है, 87 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से उसका मॉडर्नाइजेशन हम कर रहे हैं। इसके अलावा पुणे की जो हमारी प्रयोगशाला है उसमें 62 करोड़ 45 लाख, हमारा गुवाहाटी में 50 करोड़ से और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का भी 53 करोड़ से की लागत से हम कर रहे हैं। इसके अलावा उड़ीसा जैसे आपने प्रदेश का जिक्र किया, जो प्रदेश अपने यहाँ स्टेट लेवल की ऐसी फोरेंसिक लैब बनाना चाहते हैं उनके लिए भी हमने 203 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उसके साथ ही साथ फोरेंसिक लैब में आधुनिक उपकरण लग सके उसके लिए हमने 369 ऐसे आधुनिक उपकरण जो हमारे निदेशालय ने उसके लिए तय किया है उसके लिए भी हमने धन आवंटित किया है, जिसमें 269 उपकरणों की खरीद हो चुकी है, जिसमें लगभग 270 करोड़ रुपया हमने उनको आवंटित किया है। इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विभिन्न हमारा जो विश्वविद्यालय, आप सबको जानकारी होगी कि गुजरात में 2008 में एक हमारा राष्ट्रीय फोरेंसिक यूनिवर्सिटी थी जिसका अधिग्रहण इसी संसद ने 2020 में किया था और उस सदन के माध्यम से हम मानव उपलब्धता हो उसके कारण हमने कई ऐसे कोर्सेज को शुरू किया है, जिसमें इस समय एक बहुत बड़ी अपराध के क्षेत्र में ब्लैक ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। उसके लिए भी हमने एमएससी साइबर सिक्योरिटी, एमएससी डिजिटल फोरेंसिक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को शुरू किया है। आप लोग भी चाहेंगे तो ऑनलाइन कोर्स आप लोग भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।